हम लोग चर्चा कर रहे थे स्थानीय गवर्नमेंट की, स्थानीय शासन की, उसी के आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि स्थानीय शासन का स्वरूप क्या है, स्थानीय शासन की स्थापना किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य को लेकर की गई है, और हम लोग उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि स्थानीय शासन का क्या उद्देश्य था और स्थानीय शासन के क्या लक्ष्य थे। एक तो चर्चा होती है डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिक्स जो केवल एक जगह केंद्रित थी, यानी राजनीति सत्ता जो केवल एक जगह केंद्रित थी, उसको डिसेंट्रलाइज करने का कार्य किया गया भारतीय संविधान के माध्यम से कि जनता तक पहुंच बढ़े सरकारों की, और और सरकार सबके कल्याण के लिए कार्य करे, सरकार सबके कल्याण के लिए कार्य कर सके, इस उद्देश्य से स्थानीय शासन को महत्व दिया गया कि जनता तक डायरेक्ट पहुंच बढ़े। और इसके लिए भारतीय संविधान में पंचायत व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? पंचायत। स्थानीय शब्द से ही आप लोग अभिप्राय समझ लीजिए कि लोकल, एक ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जो छोटा समूह है, इसलिए इसमें हम लोग पंचायत को शामिल करते हैं कि ग्राम पंचायत। आगे आप लोगों को मैं डिवीजन करके बताऊंगा कि पंचायतों की व्यवस्था किस स्तर पर की गई। मैंने कल भी चर्चा किया था और आज इसको व्यवस्थित करने के लिए चर्चा किया गया कि आजादी के बाद संविधान में इसको जगह दिया गया अनुच्छेद 40 के माध्यम से कि किस प्रकार स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय शासन है, उसको महत्व दिया जाए। संवैधानिक व्यवस्था जरूर किया गया, लेकिन बहुत दिनों तक अलग अलग राज्यों में चुनाव नहीं हुए, और इसके कारण जो इसका मुख्य लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य क्या था कि जनता तक डायरेक्ट पहुंच बने सरकारों की। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे थे, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है कि सत्ता जो केवल एक जगह स्थिर है वो अब जनता तक पहुंचेगी। सत्ता जो एक जगह स्थित है वो उसका फॉर्मेशन ये होगा। शांति से आ जाइए, क्लास चल रहा है ऑनलाइन यूट्यूब पे। एक लोग यहाँ बैठ जाइए, एक लोग इधर, एक लोग उधर बैठ जाइए। सत्ता, ये जो सत्ता है केवल एक जगह केंद्रित है, और जनता ये है, ये जनता है, ये सरकार है। तो जनता और सरकार के बीच में कितनी दूरी है? काफी लंबी दूरी थी। यानी सरकार जनता के लिए कार्य करने का जो प्रयास करता वो भी बीच में बाधित होता था। इसलिए सरकार ने या भारतीय संविधान में पंचायतों की व्यवस्था स्थानीय शासन के माध्यम से ब्रिटिश काल में ही किया गया था, लेकिन आजादी के बाद हमने संविधान व्यवस्था के समय हमने संविधान में उसको व्यवस्थित किया, और फिर आजादी के बाद उसको अपने स्वरूप में हम लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पर क्रियान्वित किया। तो स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रकार के जब दिक्कतें आई कि जनता का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पा रहा था, सरकार जनता के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं जब हो पा रही थी, तो फिर सरकार का ये प्रयास रहा कि क्यों न इस प्रकार का हम लोग व्यवस्था किया जाए कि डायरेक्ट उस पर पहुंच बने। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई 1954 में। ये लिख लीजिए आप लोग, ये आवश्यक है कि 1 नंबर के 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन इसलिए किया गया, यह कमेटी यह अध्ययन करे कि किस प्रकार जनता को सर्वाधिक लाभान्वित किया जा सके विकेंद्रीकरण के माध्यम से। यानी विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय शासन को किस प्रकार और मजबूत किया जाए कि
सत्ता, शासन, सरकार और सरकारी योजनाओं का जनता तक डायरेक्ट पहुंच बने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपने अध्ययन किए और तमाम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और गांव की स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करके इन्होंने बताया कि हमें स्थानीय शासन को और मजबूत करना है। कैसा करना है? और स्थानीय शासन को और मजबूत करना है। प्रश्न पूछता है बहुविकल्पी में कि पंचायतों की व्यवस्था के लिए किसने संस्तुति या सुझाव दिया? सर्वप्रथम किसने दिया? बलवंत राय मेहता जी ने। कब दिया? 1954 में ये स्थापना हो रही है, ये देंगे 2 साल बाद। इन्होंने अपनी सिफारिश जो लिखी, इन्होंने जो अपना जो सुझाव दिया 1957 में दिया। कब दिया? 1957। ये प्रश्न पूछता है, बड़े प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान का जो पोर्शन है उतना पर्याप्त है जितना मैं बता रहा हूँ। विस्तृत अध्ययन और भी बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पोर्शन से बहुत ढेर सारे प्रश्न आते हैं। चाहे आप पुलिस की परीक्षा दे रहे हो, पुलिस सिपाही की परीक्षा दे रहे हो, दरोगा की परीक्षा दे रहे हो, एलएलबी की परीक्षा दे रहे हो, आईएएस बीसीएस की परीक्षाओं में, बीएड की परीक्षाओं में, कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जहां जनरल नॉलेज के पेपर होते हो, जनरल स्टडी के पेपर होते हो और स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय शासन से इस प्रकार के प्रश्न न आते हैं। सब परीक्षाओं में आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आप लोग को, और मैं संक्षेप में इसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग संक्षेप में इसके बहुविकल्पी प्रश्नों का भी अध्ययन करें और विस्तृत जो इसकी जो उद्देश्य है, जो इसका लक्ष्य रखा गया है, उसको भी आप जान सकते हैं। तो बलवंत राय मेहता ने अपनी सिफारिश 1957 में प्रस्तुत की और इन्होंने एक फॉर्मेशन दिया, इन्होंने एक फार्मूला दिया, एक ऐसा फॉर्म बनाया जिससे ये पता चल सके कि किस प्रकार हम लोग स्थानीय शासन का ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको जमीनी धरातल पर ला सकते हैं। उनका जो फॉर्मेशन है उसको देख लीजिए आप लोग। इतना समझ में आया? किस लिए किया गया ये व्यवस्था? सत्ता का जो केवल एक जगह सत्ता था उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। डिसेंट्रलाइज, इसको लोकल गवर्नमेंट। तो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी वो तो आ गई। इतना 3 प्रश्न 4 प्रश्न इसी में बन गए। 3-4 प्रश्न इसी में आपका निर्माण हो गया, जो बहुविकल्पीय स्तर के प्रश्न है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न पूछना है? इसमें बलवंत राय मेहता ने जो अपना सिफारिश या अपना जो सुझाव दिया, उन्होंने बताया कि स्थानीय शासन का 3 स्तरों पर, अगर हम लोग 3 स्तरों में बांटकर इसका संचालन किया जाए तो ये बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। उन्होंने ये फॉर्मेशन दिया, इसका 3 स्तरों में इसको इन्होंने बांटा। पहला स्तर है जो ग्रास रूट पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर उन्होंने ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। प्रश्न पूछता है कि पंचायतों के त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, इसके बाद अशोक मेहता की भी सिफारिश आई, उन्होंने 2 स्तरीय पंचायतों की बात की। तो उनकी बातें हम लोग यहाँ न करते हुए केवल बलवंत राय मेहता कमेटी की बात को ही हम लोग करेंगे और स्थानीय शासन व्यवस्था यानी पंचायतों की व्यवस्था को हम लोग समझ लें। ठीक है, ये प्रस्ताव उन्होंने दिया और आगे चलकर इन्हीं के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इन्हीं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सबसे पहला जो भारत में अगर कहीं इस आजादी के बाद, संवैधानिक व्यवस्था के बाद भारत में अगर कहीं पंचायतों की विधिवत व्यवस्था किया गया तो वो कौन सा राज्य और जिला है? राजस्थान का नागौर जिला, जहां 1959 में 24 अप्रैल
1959 में राजस्थान के नागौर जिला, यानी प्रदेश कौन सा है? नागौर। प्रदेश राजस्थान, जिला कौन है? नागौर। इस नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार पंचायतों की विधिवत व्यवस्था किया गया और जवाहरलाल नेहरू जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो विधिवत पूछा गया है, तो ये स्थान उसका रहता है। ये प्रश्न भी कई बार मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा है। आप लोग अभी जो आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में जो है, तो आप अपनी बोर्ड की परीक्षा दीजिए, इसके साथ साथ आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते रहिए, जो आपको बेहतर होगा और इन सब चीजों से आपका वास्ता पड़ेगा। अब ये इन व्यवस्था को रख दिया गया, लेकिन इसके बाद भी मैंने कल भी बताया था कि पूरे भारत में या भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायतों को वो महत्व या वो दर्जा नहीं दिया गया, या यूं कहिए कि पंचायतों को महत्व न देते हुए इसकी जो वास्तविक जो लक्ष्य था उसको पूरा नहीं किया जा सका, और लगातार समय पर या जरूरी समय पर चुनाव ही नहीं होते थे। ये इसकी सबसे बड़ी खामी थी। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 1992 में संविधान संशोधन होता है। राजीव गांधी जी इसके लिए प्रयास करते हैं और उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप आप देखेंगे कि 1992 में संविधान संशोधन होता है। और कौन सा संविधान संशोधन होता है? 73वां संविधान संशोधन। मैंने कल भी चर्चा उस पर किया था। इसको संवैधानिक व्यवस्था में पुनर्संगठित किया गया, यानी पंचायतों को, स्थानीय शासन को संविधान में स्थान दिया गया था, लेकिन अब जो स्थान दिया गया है वो डायरेक्ट इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक 5 साल को चुनाव हो और विधिवत उसकी रूपरेखा जो भी व्यवस्था है उसको संविधान में स्थान दिया गया है। और 73वें संविधान संशोधन कब करते हैं? संशोधन का मतलब ही है कि उसका संविधान में जगह दिया गया था, फिर उसको संशोधन करके उसमें उसका एक नया फॉर्म जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वां संविधान संशोधन प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्वीकार किया गया है? किस संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से स्वीकार किया गया है? छोटे लाल बताइए, किस संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से स्वीकार किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। बैठ जाइए। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका इस पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। अब 73वें संविधान संशोधन में एक और चीज है जो संवैधानिक व्यवस्था है, भाग 9। ये लिख लीजिए, भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 तक 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न भी पूछता है कि किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है? 73वां संविधान संशोधन, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, तो सुन लीजिए। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पर देखिए आप ध्यान से, भाग 9 और अनुच्छेद 243 से 243 तक में व्यवस्था किया गया है। ये हो गया इसके संवैधानिक व्यवस्था का प्रारूप। अब हम लोग कुछ इसके व्यवहारिक पक्ष को देख लेते हैं, जो आप सब भी जानते हैं और हम लोगों ने देखा भी कि क्या उसका फॉर्मेशन है। संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र हो गया। अगर संविधान संशोधन नहीं हुए रहते तो क्या होता?
हमारे देश में जैसे पुराने समय में पंचायतों की व्यवस्था चली आ रही थी, उसी तरह एक बार जो प्रधान बन गया 20 साल से वही प्रधान बना हुआ है। चुनाव ही नहीं हुए तो अपने पद से हटा भी नहीं। किस प्रकार की हमारी व्यवस्था थी वो उस समय में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इस प्रकार की गड़बड़ियां थी और उन्हीं समस्याओं के समाधान के स्वरूप हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था को संशोधित किया और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको मुकम्मल स्थान दिया गया और डिसेंट्रलाइजेशन का जो उद्देश्य था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको स्थान दिया गया और जनता तक पहुंच बनाई गई। इस स्तर में आप देखते हैं कि यह संवैधानिक व्यवस्था है। अब हम इसको देख लेते हैं कि गांव के स्तर पर, गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई। क्षेत्रों में यानी कई गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र का निर्धारण किया गया जिसको ब्लॉक स्तर पर कहते हैं और उसके बाद फिर एक पूरे जिले का लेकर एक स्तर बनाया गया जिसको जिला पंचायत के नाम से संबोधित करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ग्राम स्तर पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ग्राम के स्तर पर हम लोग देखेंगे कि एक ये गांव है। एक क्या है? गांव। इस पे थोड़ा बेसिक डिफरेंस आप लोग समझिएगा कि गांव और ग्राम सभा, ये मैं दो चीज बताऊंगा, गांव और ग्राम सभा, इसमें बेसिक डिफरेंस है, ये मैं बताऊंगा। गांव एक ऐसी सामुदायिक क्षेत्र है जिसकी एक बाउंड्री निश्चित है, जहां लोग रहते हैं और एक जनसंख्या है। फिर बाद में उसकी गवर्नमेंट भी जुड़ जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम लोग ऐसा माना जाता है कि हमारे सामाजिक जीवन की, हमारे राजनीतिक जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो सबसे छोटी सामुदायिक इकाई होती है, जिसका भौगोलिक एरिया निश्चित होता है, उसको क्या बोलते हैं? गांव, ठीक, विलेज या ग्राम भी बोलते हैं। इस ग्राम में और एक होता है ग्राम सभा। तो गांव में जितने लोग हैं वो सभी गांव के यानी गांव के सदस्य हैं। क्या होते हैं? गांव के सदस्य हैं, गांव के नागरिक हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टेक्निकल पोर्शन जो ये है कि ग्राम सभा एक जो शब्द आती है, इस ग्राम सभा का मतलब है कि गांव के पंचायत में जो चुनाव में वोट देने वाले, यानी कि जो नामावली में जिनका नाम दर्ज है, यानी कि जो मतदाता हैं, गांव के जितने भी मतदाता हैं, उन्हें कहा जाता है कि वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। या ग्राम सभा का निर्माण उन व्यक्तियों से होता है जिनका नाम वोटर लिस्ट के निर्वाचन जो सूची है उसमें है, तो उसे क्या बोला जाता है? ग्राम सभा। यानी हम सभी गांव के निवासी होते हैं, लेकिन वो सब लोग जो गांव में वोट देने के अधिकारी हैं, यानी 18 साल से ऊपर जिनका नाम मतदाता सूची में है, ये ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा प्रत्यक्ष मत के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अपने बीच एक मुखिया को चुनती है, जिसे ग्राम प्रधान कहा जाता है। भिन्न क्षेत्रों में कई मुखिया और कई ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये हो गई हमारा ग्राम पंचायत स्तर पर क्या हो गया? ग्राम सभा से युक्त ग्राम प्रधान या मुखिया, ग्राम प्रधान या मुखिया। तो ये हो गई ग्राम पंचायत के स्तर पर। 3 स्तर मैंने बताए, ग्राम पंचायत यानी ग्राम के स्तर पर, क्षेत्र पंचायत यानी कई गांवों को मिलाकर, और फिर इसके बाद ब्लॉक स्तर पर आता है। यहाँ मैं थोड़े इसकी कैटेगरी को बता देता हूँ। जिससे वोट वही देंगे जो 18 साल को पार कर गए हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में हो। ठीक, अब कौन चुनाव लड़ सकता है? प्रश्न ये बना कि ग्राम प्रधान कौन बन सकता है? ग्राम प्रधान कौन बन सकता है? तो कोई बताए कितनी एज होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो और
उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 से ऊपर नहीं, यही अंतर है। इसीलिए मैंने पूछा है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के लिए 25 साल की अवस्था को रखा गया है। यही अंतर है। ठीक, कितने साल रखा गया है? 21 वर्ष। अब देखिए डिफरेंस है, ये 21 साल है और विधानसभा में जाएंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस याद रहना चाहिए, परीक्षा में उपयोगी होगा। तो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति को जो ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी बनना चाहता है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार का कोई दिवालिया या कोई अन्य चीजें उस पर नहीं होनी चाहिए, पागल या दिवालिया न हो, तो वो इसके लिए इसी प्रकार यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कुछ ऐसा? मैंने स्थानीय शासन के अंतर्गत पंचायती व्यवस्था का संवैधानिक ब्यौरा भी बताया, संवैधानिक परिस्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है उसको बताया, और फिर व्यवहारिक में आप जो 3 स्तर देखते हैं इसमें किस प्रकार का चयन हो रहा है। गांव के लोग प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से क्या करते हैं? मुखिया को चुनते हैं। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि थोड़ा मैटर थोड़ा चेंज हो रहा है। सर गांव में गठबंधन सरकार होता है? बिल्कुल हो सकता है, गांव में गठबंधन सरकार बिल्कुल हो सकता है। पूछिए कैसे गठबंधन सरकार होगा? कैसे सर? पूछिए कैसे हम बताएं। गठबंधन सरकार का मतलब कि 2 पार्टियां हैं, दोनों ने मिलकर एक ही प्रत्याशी को उठाया। अब तो बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि प्रत्याशी पार्टियां उठाती हैं, ठीक है। तो जब पार्टी उठाएगी और वो जब गठबंधन करेगा तो गठबंधन सरकार हो गया, जाए देख लीजिए। लेकिन उस सरकार का चूंकि यहाँ पर एक ही व्यक्ति प्रधान है तो उसको गठबंधन सरकार का वो मूर्त स्वरूप नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ संख्या एक ही है, एक ही अध्यक्ष होगा, तो उसमें गठबंधन का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रह जाता है। क्षेत्र पंचायत की जब हम लोग बनेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता जिन्हें वोटिंग नहीं करती, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। बीडीसी के जो लोग होते हैं, जो बीडीसी सदस्य होते हैं, वही बीडीसी ही इनको क्या करते हैं, वोट करके उनको अपने विषय, वो ये ब्लॉक के स्तर पर होते हैं, ये गांव के स्तर पर और ये जिला के। तो ब्लॉक स्तर पर वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं, यानी चुनाव जनता वहां वोटिंग नहीं करती और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बीडीसी वगैरह जो हैं, वो लोग ही इसमें जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस समय तो बीडीसी बंद हो गया है। कहाँ बीडीसी बंद होता है? सर हम लोग की तरफ नहीं होता है बीडीसी का चुनाव। बीडीसी का चुनाव इसलिए नहीं होता होगा कि आप लोग नगरीय क्षेत्रों में आ गए। नहीं सर, अभी ग्रामीण ही में। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र नहीं होंगे, इस बार से बहुत सारा परिसीमन चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब पिछले साल में नहीं हुआ होगा तो अब आगे नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीजें नहीं होगी। फिर उसी प्रकार जिला पंचायत में एक अध्यक्ष यहाँ भी चुना जाएगा, जो कि इनडायरेक्ट रूप से वो भी चुना जाता है, ठीक। अब हम यहाँ पंचायतों के जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको समझते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक ही कई छोटे छोटे प्रश्न जो है कि उत्पन्न होते हैं। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि पंचायती राज व्यवस्था का जब संवैधानिक स्थान जब दिया गया संशोधन के माध्यम से, तो उसी समय राज्य को यह निर्देश दिया गया कि आप वित्त आयोग का गठन करिए, यानी राज्य वित्त आयोग का भी गठन हुआ और निर्वाचन आयोग को भी यह सलाह दिया गया कि आप राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पंचायतों के चुनाव को प्रत्येक 5 साल पर उचित समय पर आप उसको करवाएं, ठीक। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में आप देखेंगे कि समय अवधि पूरा होने से पहले ही सरकार का दायित्व होता है चुनाव संपन्न करवाए। अगर कोई व्यवधान नहीं है तो
वो सरकार जो है आप सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण अंचल से हैं, इसमें से कोई बताए ऐसे जो ग्राम प्रधान का मुख्य कार्य क्या होता है, तब हम लोग इस पर चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। क्यों बताओ यार, तुम बताओ। सर जनता की देखभाल करना, गांव का विकास कैसे किया जाए वो करना, और सर गांव में हर व्यवस्था उपलब्ध कराना, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया। उस पर भी फोकस कीजिए, बच्चों पीछे चले जाइए और पीछे चले जाइए। गांव की जो अति महत्वपूर्ण, बैठ जाइए, ठीक है, बहुत ही सही इन्होंने उत्तर दिया कि गांव की जो अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं जनता के कल्याण के लिए, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और गांव के भौतिक विकास के लिए, गांव के सामाजिक विकास के लिए, गांव के आर्थिक विकास के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं उनको मुकम्मल करना, उनको व्यवस्थित करना ग्राम प्रधान का कार्य होता है। ठीक, जैसे पानी की व्यवस्था करना, ठीक, नाली और गलियों को दुरुस्त करना, शिक्षा व्यवस्था को देखना, और गांव के अन्य जो गतिविधि हैं, अन्य जो सरकारी योजनाओं के माध्यम से गांव में जो केंद्रीय और राज्य सरकारों के माध्यम से जो पंचायतों में जो व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाती हैं उसको समुचित ढंग से जनता तक उपलब्ध कराना ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार आप देखते हैं, इस प्रकार आप देखेंगे कि किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना के फलस्वरूप किस प्रकार गांव का विकास तेजी से हुआ है। गांव का विकास जनता तक डायरेक्ट सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार का जो प्रयास है, सरकार की जो स्कीम है वो जनता तक डायरेक्ट पहुंच पा रही है, और इसी के फलस्वरूप आज आप बढ़ते हुए ग्रामीण विकास को देखेंगे और एक संपन्न, कह सकते हैं कि संपन्न ग्रामीण संरचना को हम लोग देख पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये और भी मजबूत होंगे ऐसी हम आशा करते हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का ये जो स्वरूप जो मैंने आपको बताया ये निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। फिर अगला कुछ हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे और फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक।